बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के सिलसिले में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इकनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसके मेजरमेंट क्या है और इसके लिए इंडिकेटर कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इकनॉमिक डेवलपमेंट की डेवलपमेंट, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट इसको किस तरह से देखते हैं, डेवलपमेंट से क्या मुराद लेते हैं और इसको मेजर कैसे किया जाता है और इसके लिए इंडिकेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे आखिर पे हम लोग बात करेंगे कि इसके डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बेसिकली एक डेवलपमेंट अटेन करने के लिए क्यों मालिक डेवलपमेंट हासिल करना चाहते हैं या डेवलपमेंट के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो इन तीन टॉपिक्स पे बेसिकली हमारी आज की डिस्कशन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक की डेफिनेशन। डेवलपमेंट की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। 1950s में और 1960s में डेवलपमेंट से मुराद अमूमन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्विसेज, इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ गुड्स लिया जाता था। तो आम फाहम जो डेफिनेशंस 19 और 60s में की जाती थी उसमें सिर्फ ग्रोथ मुराद ली जाती थी। अब ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को हम इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट की मुख्तलिफ जो अक़साम हैं या डेवलपमेंट की जो मुख्तलिफ तारीफ़ात हैं, जो मुख्तलिफ डेफिनेशन मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने की है, तो वो क्या उन्होंने डेफिनेशन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन प्रोफेसर वास्टन ने जो डेफिनेशन लिखी या की, वो कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट shows the excess of consumption and production of a country as compared increase in population. This increase in population is due to better combination and increase in the productivity of the factors of production. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़ाहिर यह करती है कि एक मुल्क पॉपुलेशन के लिहाज से अपनी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा कंजम्पशन करे। यानी ग्रोथ रेट को जब हमने मापना है तो उसमें से पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस करनी है, क्योंकि जितनी ग्रोथ होगी अगर पॉपुलेशन भी उस ग्रोथ के लिहाज से ग्रो कर गई तो जो ग्रोथ होगी वो कंज्यूम हो जाएगी, वो आपको नंबर्स में नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई और पॉपुलेशन बढ़ने से आपकी प्रोडक्शन भी चूंकि बढ़ गई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन ने वो जो ग्रोथ होती है वो उसको कंज्यूम कर लेती है, तो इसलिए फिर ग्रोथ विजिबल नहीं रहती। तो एक्सेस कंजम्पशन और प्रोडक्शन एज कंपेयर टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये उनकी है कि किसी मुल्क में डिमांड कंजम्पशन भी बढ़ जाए और प्रोडक्शन भी बढ़ जाए तो हम इसको डेवलपमेंट का नाम देंगे। प्रोफेसर विलियमसन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस whereby the people of a country utilize the available resources in such a way that the per capita income of a country increases। कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल, ऐसी जिद्दोजहद, ऐसा मामला कि जिसमें किसी मुल्क के लोग अपने मुल्क के वसाइल को मज़ीद यूटिलाइज करते, मज़ीद ज़मीन प्रोडक्शन के लिए हायर करेंगे, मज़ीद एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करेंगे, मज़ीद गंदम पैदा करेंगे, मज़ीद चावल पैदा करेंगे, मज़ीद कारें बनाएंगे, मज़ीद गाड़ियाँ पैदा करेंगे, मज़ीद प्रोडक्शन करेंगे, इस तरीके से कि उनकी पर कैपिटा जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाए। यानी विलियमसन के कहने के मुताबिक अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए वी विल कॉल इट डेवलपमेंट। प्रोफेसर मायर एंड बाल्डविन वो ये फरमाते हैं
ये थर्ड डेफिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस। एक चीज और करनी है, इज अ प्रोसेस, ये एक अमल है, कंटिन्यूस रहने वाला अमल। किस चीज का अमल है? टू इंक्रीज द रियल नेशनल इनकम। हकीकी आमदनी में, हकीकी आमदनी का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो मॉनेटरी टर्म्स में इजाफा ना होगा, यानी अगर एक चीज की कीमत आज 100 रुपया है, अगले दिन 200 रुपया हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चीज तो एक ही प्रोड्यूस हुई है ना, मॉनेटरी टर्म में इनकम 200 रुपये बन जाएगी, लेकिन रियल टर्म में वो चीज है, जैसे फर्ज करें एक मुल्क में सिर्फ पिज्जा बनता है, तो एक पिज्जा 100 रुपये का है, रोजाना के 10 पिज्जे वो एक मुल्क बना रहा है, तो वो मुल्क 1000 रुपये की GDP पैदा कर रहा है। अगले साल वही पिज्जा 200 रुपये का बिकता है, लेकिन बन 10 ही रहे, तो अब उस मुल्क की GDP 2000 हो गई। तो अब उस मुल्क की GDP नॉमिनल टर्म में तो बढ़ गई, लेकिन रियल टर्म में पहले साल भी वो 10 पिज्जा प्रोड्यूस कर रहे थे, अगले साल भी 10 पिज्जा ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इन रियल कर तो वो 10 ही रहे हैं, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखेंगे तो वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो मॉनेटरी टर्म्स में ना बढ़े, असल में इनकम बढ़े, वो पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करे, पहले से ज्यादा गंदम पैदा करे, पहले से ज्यादा गाड़ियां बनाए, पहले से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आगे, वो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करे, तो रियल नेशनल इनकम वो बढ़नी चाहिए उसे। इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे तक मुसलसल ये कंटिन्यूसली चलता है। ऐसा ना हो कि एक साल तो प्रोडक्शन बढ़ गई, दूसरे साल भी बढ़ गई, 3-4 साल प्रोडक्शन बढ़ गई, उसके बाद फिर डाउनफॉल आ नहीं, ये एक मुसलसल कंटिन्यूस अमल है और लंबे अरसे तक। इसके लिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कम से कम 25 साल तक मुसलसल रियल इनकम बढ़ती रहे, आप कंटिन्यूसली आप ग्रो करते रहे, कंटिन्यूसली आपकी ग्रोथ रेट 9%, 10%, 8%, 6% से अबव होनी चाहिए, और ये मुसलसल आपकी कम से कम 25 साल तक बढ़ती रहनी चाहिए। If that increase in the real income is more than population increase, अगर ये रियल इनकम का जो इजाफा है उनकी पॉपुलेशन में इजाफे से ज्यादा है, then the per capita real income of the country will also increase, फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अगर फर्ज किया एक घर है, उस घर में 4 अफराद रहते हैं और वो चारों अफराद 100 रुपया रोजाना का कमाते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम 400 रुपया 100 रुपया हो, यानी कुल GDP उनकी 400 रुपया होगी और पर कैपिटा उनकी 100 रुपया हो। अब अगर अगले दिन या अगले साल उनमें से एक बंदा या 2 बंदे 100 रुपया ज्यादा कमा रहे हैं, तो उनकी GDP कितनी हो गई? अब 600 रुपया हो गई, लेकिन अगले साल उनके घर में 2 अफराद का इजाफा हो जाता है, तो पर कैपिटा इनकम फिर उनकी 100 रुपये पे आ गई। तो इसलिए जरूरी यह है कि लंबे अरसे तक इतनी प्रोडक्शन हो कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ से प्रोडक्शन ज्यादा हो। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ से प्रोडक्शन की ग्रोथ ज्यादा होगी, तब आपकी पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा प्रोडक्शन जो ना वो इंक्रीज होगी, अदरवाइज ये इंक्रीज नहीं होगी। तो ये जो तीनों डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, अगर आप उनको एक दफा दोबारा देखें, रिवाइज करें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये तीनों डेफिनेशंस बुनियादी तौर पर ग्रोथ के कंसेप्ट को जाहिर करती हैं। यानी वो सिर्फ ये कहती हैं कि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होनी चाहिए, मुल्क में पहले से ज्यादा इनकम प्रोड्यूस होनी चाहिए, पहले से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए, पहले से ज्यादा कंजम्पशन होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो फिर हम लोग इसको डेवलपमेंट का नाम दे सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट 1960s में ट्रिकल डाउन की नाकामी के बाद फेल हो गया। इस प्रोसेस को अब वो ग्रोथ का नाम नहीं देते, क्योंकि उस जमाने में कई मुल्कों ने 6% से ज्यादा ग्रोथ हासिल की, लेकिन उस ग्रोथ के नतीजे में उनके यहाँ गुर्बत कम नहीं हुई, उनके यहाँ एजुकेशन का सिस्टम बेहतर नहीं हुआ, उनके यहाँ हेल्थ स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हुए, उनके यहाँ आलूदगी का मसला हल नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकी, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि डीथ्रोन द ग्रोथ, अब ग्रोथ को उतारो और रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्रोथ का कॉन्सेप्ट वो लेके आए। तो ये एक नई डिबेट है, वो हम इंशाल्लाह अगली अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बताना सिर्फ ये मकसूद है कि ये जो तीनों डेफिनेशन थी ये ग्रोथ के रिलेटेड थी। तो जो इसकी एक
प्रॉपर डेफिनेशन जिसको उन्होंने किया, जो इसके सारे एरियाज को कवर करती है, वो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये बात में रखिएगा, ग्रोथ सिर्फ सिंगल डायमेंशन है, ग्रोथ सिर्फ सिंगल डायमेंशन है, डेवलपमेंट मल्टी, यानी वो कई जिहतें उसकी, कई साइड्स हैं जिस पे उसने काम करना। सिर्फ एक साइड पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी, प्रोडक्शन इंक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाना एक एस्पेक्ट है उसका, उसकी एक साइड है, सिर्फ उसका एक जुज है, वो कुल नहीं है। ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स है, मल्टी डायमेंशनल चीजें, मुख्तलिफ जिहतें, मुख्तलिफ साइड्स लेके वो चलती है। तो जब मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस करनी है, किसमें? सोशल स्ट्रक्चर में। आपका सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसमें काम करने का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वर्किंग एथिक्स चेंज हो जाते हैं, बिजनेस एथिक्स चेंज हो जाते हैं, पॉपुलर एटीट्यूड्स, मशहूर जो आपके एटीट्यूड्स हैं, जो रवैये हैं, वो तब्दील हो जाते हैं काम की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, लोगों की तरफ देखने की तरफ, लोगों के साथ रवैयों की तरफ। एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूशन भी चेंज होते हैं। हर इदारा अपना रवैया तब्दील करता है, ग्रोथ की तरफ जाता है, अपना एटीट्यूड तब्दील करता है, अपना बिहेवियर तब्दील करता है, अपना वर्किंग स्टाइल तब्दील करता है। एज वेल एज द एक्सीलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चेंजेस भी आनी है, और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैंने आपको पहले बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है, एक हिस्सा है। वो मुकम्मल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो पूरी की पूरी डेवलपमेंट में नहीं है, डेवलपमेंट का हिस्सा है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेनी है, और साथ साथ ये पॉपुलर चेंजेस भी करनी है, और द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, और जो अमीर और गरीब के दरमियान पॉवर्टी का गैप है, इनकम का जो गैप है, उस गैप को कम से कम करना है। एट द एंड ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी को खत्म करना, ये गोल्स है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, फिर सुन ले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, पॉपुलर एटीट्यूड एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality and the eradication of poverty। तो ये प्रॉपर इसमें सारे एस्पेक्ट्स वो जो ना वो कवर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। इसका जो रियल जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजर है, जो 1950 और 60s में ये मेजर किया जाता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वो तो था जनाब आली इंक्रीज इन रियल जीएनपी एंड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। यानी दो ट्रेडिशनल मेजर से इसके एडवांटेज भी थे, जाहिर बात है, इसके फ़ायदे भी थे और इसके नुकसान भी हैं, इसलिए इसके नुकसान की वजह से अभी ये मुसलीट हो चुका है। अब इसका सिर्फ एक इंडिकेटर के तौर पे लिया जाता है, एज ए इंक्रीज इन जीएनपी को एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट नहीं लिया जाता। वो उसका एक हिस्सा समझ, एक जुज समझ के उसको मेजर तो किया जाता है, ये नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इसके अपने फ़वायद हैं और इसके मेरिट डिमेरिट हम लोग इंशाल्लाह एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया, ये ट्रेडिशनल मेजर था, ये बड़ा पॉपुलर मेजर था, इसको मेजर किया जाता था। लेकिन 1960-70 के बाद इसको छोड़ दिया गया और एक नया आ गया जिसको हम कहते हैं सोशल वेलफेयर क्राइटेरियन और बेसिक नीड अप्रोच। ये जितने इंडिकेटर्स ये मेजरमेंट के हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो सब एक एक अलग-अलग वीडियो के मुतकादी हैं। इंशाल्लाह उस पर अलग-अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ ये बताना मकसूद है कि सोशल वेलफेयर क्राइटेरियन भी एक मेजरमेंट है जिसमें आप वहाँ के लोगों की बेसिक नीड के बारे में बात करते हैं कि उनकी बुनियादी जो सहूलतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, इनकम, फूड की, उनकी वाटर सप्लाई की, उनकी सैनिटेशन की, उनकी हेल्थ की, और उनके लिए एजुकेशन की सहूलतें, ट्रांसपोर्टेशन की, ये बेसिक नीड्स उनकी पूरी होती है कि नहीं होती हैं, और उनके लिए इंडिकेटर्स क्या बनाए हैं वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ उसमें डिस्कस करते हैं। तो ये दूसरा जो इसका मेजरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो तरीका है वो सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया है। तीसरा तरीका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
जिसमें 3 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। एक उसमें एजुकेशन है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और एक रियल इनकम है। इन तीनों को मिला के एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। इससे मापा जाता है कि किसी मुल्क की डेवलपमेंट है या नहीं है, या कोई मुल्क डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडिकेटर है इसका। उससे आगे बढ़े तो ह्यूमन गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस इंडेक्स, कि मुल्क में गवर्नेंस कैसी है। क्योंकि सारी बात है, जो मुल्क का सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसके दफातर हैं, हुकूमत के इदारे हैं और उनके लोकल इदारे हैं, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कैसे वो काम करते हैं, ये सारे इदारे मिलकर कैसे काम करते हैं। और इससे और ये इन सारे इदारों से लोगों के लिए कोई आसानी पैदा होती है। जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी उतनी अच्छी लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। तो क्या इससे लोगों की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो गवर्नेंस को चेक करना, गवर्नेंस का इंडेक्स भी एक है जिसको गुड गवर्नेंस एंड ह्यूमन गवर्नेंस इंडेक्स, इसके अपने इंडिकेटर्स हैं, उसको मापा जाता है इनको मेजर करने के लिए। तो ये हो गए मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कौन कौन से तरीके, कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मशहूर जो है उसमें वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं जनाब इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स कौन कौन से, यानी जब हम डेवलपमेंट को मापते हैं, जो हमने पीछे मेजरमेंट्स देखे हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मलहूज़े खातर रखते हैं, किन किन चीज़ों को मापा जाता है। तो यूएनडीपी ने 16 इंडिकेटर्स दिए थे, तो जिनको सामने रखा जाता है कि इन चीज़ों में बेहतरी आती है या नहीं आती। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि ऑन एवरेज एक मुल्क में लोग कितनी देर जिंदा रहते हैं, या यूं कह लें एवरेज लाइफ कितनी है। किसी मुल्क में 50 है, किसी में 60 है, किसी में 62 है, किसी में 63 है, किसी में 70 है, किसी में 75 है, किसी में 80 है, किसी में 88 है, किसी में 90। जैसे जापानीज़ है, जापानीज़ की एवरेज एज तकरीबन 88-89 है। वहाँ पे अमूमन बूढ़े ज़्यादा होते हैं, वो लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारने का राज उनकी सेहतमंद एक्टिविटीज़ में और इस चीज़ में है कि उनको सेहत की सहूलतें कितनी मुयसर है, वो कितनी हॉस्पिटल्स कितने हैं वहाँ पे पर 10,000 डॉक्टर्स कितने हैं, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ लोगों को कितना मुयसर है, एम्बुलेंस सर्विसेज कैसी हैं, सेहत की सहूलतें कैसी हैं, कितने लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, वहाँ की खुराक अच्छी है, वहाँ पे लोगों को अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट मिल जाता है, वहाँ पे डेथ रेट कम है। इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के लोगों को सेहत की सहूलतें मुयसर है। तो एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन लोकेलिटीज ऑफ 20,000 एंड ओवर। 20,000 से ज़्यादा वाली लोकेलिटीज़ में, यानी ऐसे गाँव, ऐसे कस्बे जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा है, वहाँ पे कितने % लोगों की उस मुल्क की आबादी रहती है। इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये है, अगर क्लस्टर्स छोटे होंगे, मिसाल के तौर पे छोटे छोटे गांव दूर दूर बने हुए हैं, जैसे हमारे बलूचिस्तान में छोटे छोटे गांव दूर दूर वो हैं, तो उसका क्या रिजल्ट है? तो जब छोटा क्लस्टर होगा, मिसाल अगर 500 लोगों का एक क्लस्टर है, गाँव है, तो वह ना तो पक्की सड़क जाएगी, ना तो वहाँ कोई हॉस्पिटल होगा, ना वहाँ कोई थाना होगा, ना वहाँ कोई स्कूल होगा, ना वहाँ कोई हॉस्पिटल होगा। इस तरह की सहूलतें वहाँ पे मुयसर नहीं होंगी। तो वहाँ ऐसी सहूलतें कहाँ मुयसर होगी? जहाँ ज़रा आबादी बड़ी हो। तो जितनी बड़ी आबादी होगी वहाँ पक्की सड़क जाएगी, वहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा, वहाँ करीब थाना होगा, वहाँ स्कूल होगा, वहाँ कॉलेजेस हो जाएंगे, वहाँ मंडी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी अगर पॉपुलेशन का साइज किसी जगह पे बड़ा है। इसलिए बड़े शहरों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में फैसिलिटीज़ कम होती है। तो ये देखा जाएगा कि 20,000 से ज़्यादा लोकेलिटी वाले इलाकों में कुल पॉपुलेशन का कितना % रहता है। इसका मतलब कि अगर ज़्यादा % उन लोकेलिटीज़ में रह रहा है तो ज़्यादा लोगों को सेहत की सहूलत मुयसर है, एजुकेशन मुयसर है, ट्रांसपोर्टेशन मुयसर है, थाना कचहरी मुयसर है, और ये सारी चीज़ें उनको मुयसर है, तो उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है। तीसरी चीज़, पर कैपिटा यूज ऑफ एनिमल प्रोटीन पर डे। प्रोटीन वैसे सब्जियों से भी आती है,
लेकिन एनिमल प्रोटीन उसमें गोश्त भी शामिल है, उसमें दूध भी शामिल है, उसमें अंडे भी शामिल हैं। तो पर कैपिटा यूज कितना है एनिमल प्रोटीन का, क्योंकि वो उनकी फूड और न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने की जरूरत है। और न्यूट्रिशनल नीड मापने के लिए देखा जाता है कि पर कैपिटा फी बंदा उस मुल्क में कितना गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना वो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध से बनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज्यादा इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब कि उन लोगों के पास पैसे हैं, उन लोगों के पास इनकम है, उन लोगों के पास एक्सेस है एनिमल प्रोटीन की, और वो उसको इस्तेमाल करके अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है जनाब अली कंबाइंड एनरोलमेंट एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। एजुकेशन की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पे एनरोलमेंट कितनी होगी। प्राइमरी लेवल पे तो प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल एक बच्चे का हक समझा जाता है कि एक बच्चे का बुनियादी हक है कि उसको प्राइमरी एजुकेशन जो ना वो दी जाए, वो रियासत का काम है। दूसरी चीज प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट ना हो। एवरेज ईयर्स, एवरेज एज, एवरेज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी देखी जाती है कि एक बच्चा कितने साल ऑन एवरेज एक स्कूल में बैठ के एक स्कूल में पढ़ के आए। तो ये इनरोलमेंट इन प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी लेवल, ये दोनों चीजें ये भी एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। चौथी चीज है जनाब अली द वोकेशनल एनरोलमेंट रेशो। कितने लोग स्किल्स सीख रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं। यानी वोकेशनल इदारे दुनिया डेवलप्ड दुनिया में वोकेशनल इदारे हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, तो वो लोगों को काम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की तरह नहीं है कि वो किसी उस्ताद के पास बैठ कर काम सीख लिया। वो बाकायदा इदारे हैं जो मुख्तलिफ काम सिखाते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी है वोकेशनल इदारे हैं, टैबटा के तहत ये इदारे होते हैं, तो वो सिखाते हैं, वो टेलरिंग सिखाते हैं, वो ब्यूटिशियन सिखाते हैं, वो प्लम्बरिंग सिखाते हैं, वो मशीन का काम सिखाते हैं, वो मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं। तो ये स्किल सिखाने से क्या होता है, स्किल सिखाने से उस बंदे में हुनर आता है, वो अपना बिजनेस, अपना काम पर्सनली शुरू करता है। वो जॉब्स नहीं मांगता, वो जॉब्स क्रिएटर होता है, जॉब सीकर नहीं होता। तो अमूमन ये वोकेशनल अगर ज्यादा रेशो होगी तो इसका मतलब कि हुनरमंद लोग उस मुल्क में ज्यादा हैं। जितनी ज्यादा वोकेशनल एनरोलमेंट होगी उतने ज्यादा हुनरमंद होंगे, और जितना ज्यादा हुनरमंद कोई मुल्क होगा वहां पे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, उतनी इनकम जनरेट होगी। तो वोकेशनल एनरोलमेंट रेशो के वोकेशनल इदारे जो इन कामों को सिखाते हैं, वो हुनर मुख्तलिफ सिखाते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं, उनमें लोग कितना दाखिला लेते हैं, उनमें लोग कितना पढ़ते हैं। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ पर्संस पर रूम। एक कमरे में कितने लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, एवरेज ऑन एवरेज एक कमरे में कितने लोग रह रहे हैं। तो अगर एक कमरे में पूरी फैमिली रह रही है, इसका मतलब कि उनकी जिंदगी मिजरेबल है, उनकी जिंदगी अच्छी नहीं है। तो मुल्क में अगर पूरे मुल्क में एक एवरेज रूम जो एवरेज पर्सन जो है वो 10-12 हो, तो इसका मतलब कि लोगों के पास मकानात नहीं है, लोगों के पास रिहायशी सहूलतें नहीं है, इसलिए एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पर रूम ज्यादा हो गए। तो जितने ये कम होंगे उतनी इसका मतलब कि लोगों के पास घर है, लोगों के पास स्पेशियस प्राइवेट उनके पास जगह है, उनकी प्राइवेसी सेफ है। तो अगर एक ही कमरे में उसी में खाना है, उसी में वॉशरूम है, उसी में बेडरूम है, उसी में सारा कुछ है, तो इसका मतलब कि उन लोगों की लाइफ इतनी आसान नहीं है, उन लोगों की लाइफ मुश्किल है। तो एवरेज पर्सन पर रूम भी मेजर किया जाता है। न्यूज़पेपर सर्कुलेशन फॉर 1000 पॉपुलेशन। 1000 लोगों में कितने लोगों के पास न्यूज़पेपर जाता है। तो न्यूज़पेपर सर्कुलेशन जितनी ज्यादा होगी, जितने लोगों के पास न्यूज़पेपर जाएगा, इसका मतलब कि वहां पढ़े लिखे लोगों की रेशो ज्यादा है, और ऐसे लोगों की रेशो ज्यादा है जो मुल्की हालात में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर सारी बात है, आपको न्यूज़ देता है आपके मुल्क की, आपके मुल्क के हालात से खबर रखता है। तो जितना ज्यादा लोगों में ये शऊर होगा न्यूज़पेपर को पढ़ने का, न्यूज़पेपर को रीड करने का, न्यूज़पेपर जितनी एक्सेस होगी उतना ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, उतना ज्यादा वो अपने मुल्क के हालात से अवेयर होंगे। परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन विद इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। कि कितने परसेंट लोगों को जो इकोनॉमिकली एक्टिव लोग हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन को जो इकोनॉमिकली एक्टिव है, जो प्रोडक्शन में अपना हिस्सा डालती है, उनको बिजली, गैस और पानी की सहूलत है। सर
एनर्जी रिसोर्सेज कितने हैं, कितने परसेंट को बिजली मुयसर है, कितने परसेंट लोगों को गैस की सहूलत है और कितने परसेंट लोगों को पानी की सहूलत मुयसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी है, उतने ज़्यादा लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें इंटरनेट भी आ गया है, सोशल मीडिया भी आ गया है, न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो इंटरनेट तक एक्सेस भी एक इंडिकेटर ऐड हो गया है, और सोशल मीडिया तक एक्सेस और सोशल मीडिया पे आज़ादी कितनी है, ये सारी चीज़ें भी ऐड हो गई हैं डेवलपमेंट के इंडिकेटर। अब तो खैर ज़्यादा इंडिकेटर्स आ गए, हम तो ब्रीफ कर रहे हैं कि जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनके बगैर आप डेवलपमेंट का तसव्वुर नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर मेल एग्रीकल्चर, मेल बंदे जो एग्रीकल्चर में मसरूफ़ हैं उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी है, परसेंटेज कितनी है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। क्योंकि मोस्टली जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी एग्रीकल्चर भी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज कर ली होती है बुनियादी तौर पर। वो एक ही बंदा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा होता है, एक ही बंदा वो फार्म को संभाला, क्योंकि उसके पास मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, उसके पास टेक्निक है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल है। तो वो एक ही बंदा या दो बंदे ही बहुत बड़ा फार्म संभाल रहे होते हैं, जहाँ के अंडर डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे छोटा सा टुकड़ा है, अगर लैंड का ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, 1-2 एकड़ का, 10 एकड़ का, 12 एकड़ का अगर छोटा टुकड़ा है, तो उस पर 8-10 अफराद जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनकी परसेंटेज उनकी कम हो जाती है। तो ये भी मापा जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर मेल एग्रीकल्चर मेंबर कि एक मेल बंदा कितना प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में हिस्सा ले रहा है। परसेंटेज ऑफ अडल्ट लेबर मेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में अडल्ट लेबर कितना अपना रोल प्ले कर रही है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आ गए। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किलोवाट पर कैपिटा, कि एक बंदा कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, पर कैपिटा कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है। अब देखें, अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजम्पशन है इसका मतलब है कि वहाँ पे बिजली वाफर मुयसर है और सस्ती है और ज़्यादा आबादी को मुयसर है। अगर पर कैपिटा किलोवाट कम अवेलेबल है तो कम यूज़ हो रही है, इसका मतलब कि बिजली वहाँ पे नहीं है, और जब बिजली नहीं है तो इसका मतलब कि आपके कई काम नहीं, क्योंकि अब बिजली बुनियादी ज़रूरत है आज के दौर में। तो अगर आपके पास बिजली पूरी नहीं है, अगर आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, आप अपनी आबादी को बिजली नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब कि वो मुल्क सर्दी में या गर्मी में दोनों सूरतों में मसाइल का शिकार है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी मिजरेबल सूरत में रह रही है। स्टील कंजम्पशन केजी पर कैपिटा, फी बंदा स्टील कितना कंज्यूम किया जा रहा है। एनर्जी कंजम्पशन केजी ऑफ कोल इक्वलेंट पर कैपिटा कोल की कंजम्पशन एनर्जी के लिहाज से वो कितनी है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी ड्राइव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ये देखना कि कितने परसेंट जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। ये बात में रखिएगा, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनमें एग्रीकल्चर का शेयर हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो उनकी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ना शुरू हो जाता है और एग्रीकल्चर का शेयर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल के तहत, क्योंकि एग्रीकल्चर में पर कैपिटा कम आती है और उसमें मसाइल ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ से पर कैपिटा इनकम कम आती है। क्योंकि एग्रीकल्चर बुनियादी तौर पर अंडर डेवलप कंट्रीज में बड़ा सेक्टर होता है, उसमें बड़ी पॉपुलेशन जो ना वो इंक्लूड होती है और उसके साथ अटैच होती है, इसलिए शुरू में अंडर डेवलप कंट्रीज में बड़ा पोर्शन जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग से आता है। जैसे जैसे वो डेवलप होना शुरू हो जाता है तो पॉपुलेशन का रुख मॉडर्न सेक्टर की तरफ या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे वेज ज़्यादा होती है तो उधर हो जाता है। तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती जाएगी, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर बड़ा ग्रो करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो जीडीपी का मेजर हिस्सा आपको आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग से। तो ये देखा जाता है कि कितने परसेंट जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग से कितने परसेंट जीडीपी आ रही है। तो ये भी एक इंडिकेटर है जीडीपी इसका डेवलपमेंट का कि कितनी परसेंट डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फॉरेन ट्रेड पर कैपिटा इन 1960s यूएस डॉलर, 1960 के यूएस की डॉलर की बुनियाद पर यह देखा जाता है कि पर कैपिटा फॉरेन ट्रेड कितनी है। तो जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, जितना ज़्यादा सामान बाहर भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा भी ज़्यादा हो जाएगी।
तो जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा पैसे मुल्क में आएंगे, उतने ज़्यादा डॉलर्स मुल्क में आएंगे, और उस लिहाज से वो उतनी इंपोर्ट कर सकेंगे। जितनी इंपोर्ट करेंगे उस लिहाज से उतनी उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, उस लिहाज से उतनी उनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, उस लिहाज से उतना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा अगर जितनी ज़्यादा वो फॉरेन ट्रेड करेंगे। परसेंटेज ऑफ सैलरी एंड वेज अर्नर इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, कितने फीसद आबादी मुल्क की वेज अर्नर है और सैलरीड पर्सन है, यानी कितने, ये सर्विसेज सेक्टर को जाहिर करता है बेसिकली, ये सर्विसेज सेक्टर का हुजम जाहिर करता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगली स्टेज डेवलपमेंट की सर्विसेज सेक्टर का प्रमोट होना है। हाँ, होते होते ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी कम रह जाती है पीछे, और एग्रीकल्चर भी सेक्टर पीछे रह जाता है, और सर्विसेज सेक्टर बड़ा बन के सामने आ रहा है। तो अगर जितना बड़ा ये पोर्शन होगा सैलरी का और वेज अर्नर का, तो वी विल से दैट इज अ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये हो गए हमारे पास डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स। तो अब आखिरी बात कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डेवलपमेंट के, बड़े बड़े मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट फॉर व्हाट, किसके लिए डेवलपमेंट होगा। द थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट के तीन बड़े ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स सच एज फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी को बढ़ाना एंड वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स को की डिस्ट्रीब्यूशन को वाइड करना, बढ़ा देना, सच एज फूड, जैसे फूड है, शेल्टर है, हेल्थ है और प्रोटेक्शन। तो इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी तक पहुँचाना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है उसका डेवलपमेंट का। टू रेज लेवल ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग इन एडिशन टू हायर इनकम द प्रोविजन ऑफ मोर जॉब्स, better education and greater attention to culture and human values, all of which will serve not only to enhance material well-being but also to generate greater individual and national self-esteem. To raise the level of living को बढ़ाना, level of living की जब हम बात करते हैं तो उसमें poverty, education, health, ये बड़े इंडिकेटर, इनकम का बढ़ना, ये बड़े इंडिकेटर्स हैं। In addition to higher income, ज़्यादा इनकम कमानी, द प्रोविजन ऑफ मोर जॉब्स अवेलेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, बेटर एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन, ग्रेटर अटेंशन टू कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन और कल्चरल वैल्यूज को ज्यादा अटेंशन देने, ज्यादा तवज्जो देनी, ऑल ऑफ विच विल सर्व नॉट ओनली टू एनहांस मटीरियल वेलबींग, जिससे ना सिर्फ मटीरियल वेलबींग मादी खुशहाली होगी बट आल्सो टू जनरेट ग्रेटर इंडिविजुअल एंड नेशनल सेल्फ स्टीम, ग्रेटर इंडिविजुअल और नेशनल सेल्फ स्टीम खुद ही ये भी बढ़ जाएगी। To expand the range of economic and social choices available to individuals and nations by freeing them from servitude and dependence, not only in relation to other people and nation states but also to the force of ignorance and human misery. To expand the range of economic and social choices, economic और social choices की रेंज को बढ़ा देना कि ज़्यादा इकोनॉमिक चॉइसेस हो, ज़्यादा जॉब्स हो, ज़्यादा गुड्स हो, ज़्यादा सर्विसेज हो, कि उसमें चॉइस करना ज़्यादा आसान रहेगा। जितनी ज़्यादा आप देखें ना, जितना ज़्यादा चॉइस कम होगी उतनी ज़्यादा मजबूरी है, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा सर्विसेज इंप्रूव होंगे, जितनी ज़्यादा बेहतर होगी उतनी ज़्यादा। तो ये सोशल चॉइसेस और इकोनॉमिक चॉइसेस को वाइडर करना, अवेलेबल सोर्सेज को बढ़ा देना टू इंडिविजुअल्स एंड नेशंस, इंडिविजुअल्स के लिए भी और नेशन कौमों के लिए, बाय फ्रीइंग देम फ्रॉम सर्विट्यूड एंड डिपेंडेंस। और इसका मकसद क्या है कि इनको डिपेंडेंस से आज़ाद कर दे, नॉट ओनली इन रिलेशन टू द अदर पीपल, ना सिर्फ दूसरे लोगों से एंड नेशन स्टेट बट आल्सो टू द फोर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड ह्यूमन मिजरी, बल्कि ह्यूमन मिजरी से और जहालत से इनको आज़ादी। तो ये इसका 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत बड़े जो डेवलपमेंट के हैं, जिन पे डेवलपमेंट बेसिकली काम करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बुनियादी तौर पे डेवलपमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी मेजरमेंट के तरीके, और उसके बाद उसके इंडिकेटर्स कैसे उसको कैसे मेजर किया जाता है, और उसके बाद 3 ऑब्जेक्टिव्स था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्ड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।